नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल दोनों देख रखा है और आज हम महाजनपद काल के मुख्य बातों को जानेंगे। काफ़ी आसान और सरल भाषा में इसे विश्लेषण के साथ आप लोगों के बीच लाने वाला हूँ। इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोगों को काफ़ी सरल तरीके से बताया है, जिसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और ये हमारा आज तीसरा वीडियो होने वाला है। और हड़प्पा के बाद वैदिक सभ्यता का कैसे अस्तित्व आया हमारे सामने और वो कैसे विकसित हुआ, उसके बाद हम जानेंगे जनपद कैसे बना। और इसके बाद ये महाजनपद काल के अंदर ही हम जनपद वगैरह पढ़ लेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सरल भाषा में महाजनपद काल को हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैं साथ ही साथ ये बता दूं कि जो हमारा ये नोट्स पीडीएफ है, ये हम व्हाट्सएप चैनल पे या टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। तो उसका व्हाट्सएप चैनल का या टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा इसका पीडीएफ लेने के लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। महाजनपद काल, जैसा कि हमने सबसे पहले देखा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक काल आ गया, आर्यों की सभ्यता। उसके बाद आ जाता है महाजनपद काल। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है डिफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। आपको उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर लगेगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमें पूरा इतिहास कवर करने हैं और ये हमारा आज तीसरा क्लास है। तो महाजनपद काल के बारे में हम जानना स्टार्ट करते हैं। महाजनपद काल भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी मोड़ है। इसका मुख्य रूप से 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसका काल जो है महाजनपद काल का 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व माना जाता है। 600 से लेकर 1500 तक था वैदिक सभ्यता। इस काल को भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीकरण और बुद्ध काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी समय महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे महान विभूतियों का जन्म हुआ। देखिए, पहला नगरीकरण जो है वो हड़प्पा सभ्यता था, और जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा मातृसत्तात्मक था, वैदिक पितृसत्तात्मक था। ये सारे चर्चा हमने पहले की वीडियो में कर रखा है। तो इस अभी हम फिलहाल महाजनपद देखते हैं, तो बीच बीच में आपका रिपीट इसलिए भी कर रहे हैं कि आपका भी रिपीट हो जाएगा और बेहतर रहेगा। तो इस काल को भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीकरण और बुद्ध काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी समय महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे विभूतियों का जन्म हुआ। महाजनपदों की उत्पत्ति, सबसे पहले ओरिजिन इसका जानना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज़ की। उसके बाद उसके विकास व पतन देखते हैं। तो महाजनपदों के उदय की कहानी उत्तर वैदिक काल की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी है। पूर्व वैदिक काल, तो हमने देखा है कि पूर्व वैदिक काल की क्या है कि सिर्फ एक पूर्व वैदिक काल की रचना थी ऋग्वेद। बाकी 3 वेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। यूँ कहा जाए कि उत्तर वैदिक काल ज़्यादा विकसित रहा, और उसी विकसित का असर है ये महाजनपद का। तो कबीले से जनपद और जनपद से महाजनपद। महाजनपद का निर्माण पहले कबीला था, कबीला से जनपद हुआ और जनपद से महाजनपद हुआ। तो ऋग्वैदिक काल में लोग छोटे कबीलों यानी जनों में रहते थे। उत्तर वैदिक काल में ये कबीले आपस में मिलकर जनपद जैसे कुरु पंचाल बने। 6ठी शताब्दी ईसवी पूर्व तक आते आते ये जनपद अपनी सीमाओं का विस्तार करके विशाल शक्तिशाली राज्यों में बदल गए, जिन्हें महाजनपद कहा गया। महाजनपद काल में आप देखते लोहे की भूमिका क्या रही इसे विकसित बनाने में। तो लोहे की भूमिका, लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई थी, लेकिन 600 ईसा पूर्व तक इसका उपयोग युद्ध के हथियारों और खेती के औजारों जैसे लोहे के हल के फाल में बड़े पैमाने पर होने लगा। लोहे की मदद से गंगा घाटी के घने जंगलों को साफ किया गया, जिससे कृषि योग्य भूमि का भारी विस्तार हुआ। सरल भाषा में अधिशेष उत्पादन का मतलब हो गया कि जितना खपत होता है उससे ज़्यादा उत्पादन होने लगा। भाई वास्तव है कि जब लोहे से पहले वो अपने लिए उपजा सकते थे छोटे छोटे खेत बना के, अब लोहे हो गए तो लोहा के उपकरण से उन्होंने क्या किया कि खेत का मैदान बड़ा किया और ज़्यादा उपजाना शुरू कर दिया। तो जो सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, लोहे के उपकरणों के कारण फसलों का उत्पादन जरूरत से ज़्यादा यानी अधिशेष होने लगा। इस अतिरिक्त अनाज को इकट्ठा करने के लिए राजाओं ने कर यानी टैक्स लगाना
शुरू किया, जिससे राजा आर्थिक रूप से मजबूत हुए और उन्होंने एक अस्थायी सेना रखनी शुरू कर दी। ये होती है बदलाव। स्रोतों में उल्लेख। सबसे पहले तो हमने ये देख ली महाजनपद की विशेषता है कि महाजनपद को महाजनपद बनाने में लोहे का अहम भूमिका रहा है। अब हम इसका उल्लेख कहाँ मिलता है महाजनपद के बारे में, तो वो देखिए बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में उस समय के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो ये कुछ 16 महाजनपद हैं और इनकी राजधानी है, और वर्तमान में ये क्षेत्र कहाँ स्थित है वो साथ में दिया गया है। मगध महाजनपद जो है इसकी राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। बाद में पाटलिपुत्र भी हुआ जब शासकों ने आके यहाँ अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करी। तो वर्तमान क्षेत्र ये पटना, गया, नालंदा जिला के आसपास पड़ता है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, ये भागलपुर और मुंगेर जिला के आसपास पड़ता है। वज्जी की राजधानी वैशाली थी, वैशाली को विदेह मिथिला ये भी कह सकते हैं आप। और इसकी जो वर्तमान ये स्थिति है, मुजफ्फरपुर, वैशाली और दरभंगा का क्षेत्र वज्जी कहलाता था। काशी की राजधानी वाराणसी है, जो वाराणसी के आसपास के क्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी है उसके आसपास के क्षेत्र ही काशी की जगह था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत था। साकेत का ही दूसरा नाम अयोध्या भी है दोस्तों। तो फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, अवध के क्षेत्र जो ये उत्तर प्रदेश में, कौशल कहाँ था? उत्तर प्रदेश में फैजाबाद, गोंडा और बहराइच के क्षेत्र में था तत्कालीन। मल्ल की राजधानी कुशीनरा था और कुशीनारा था, या कुशीनगर या पावा प्रदेश कह सकते हैं इसको। तो ये था वर्तमान परिस्थिति में अगर देखें तो ये देवरिया, बस्ती और गोरखपुर जिला के आसपास था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी जो प्रयागराज और बांदा जिला के आसपास था। चेदी की राजधानी सुक्तिमती या सोथिवती थी, ये बुंदेलखंड के क्षेत्र के आसपास स्थित था। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, यह आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के क्षेत्र के आसपास स्थित था। पांचाल की राजधानी अही क्षेत्र थी। और इसका क्या है कि देखिए पंचाल दो भागों में था, एक उत्तरी भाग की राजधानी अहिचित्र थी और दक्षिणी भाग की राजधानी कामपिल्ले थी। ये बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के साइड में पड़ता था। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, जो मथुरा और ब्रज क्षेत्र के आसपास स्थित थे। मत्स्य की राजधानी विराटनगर था, यह जयपुर, अलवर और भरतपुर राजस्थान के आसपास स्थित था। अवंती का राजधानी उज्जैनी था। अवंती भी दो भागों में विभाजित था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती था। यह मालवा क्षेत्र में स्थित था। अस्मक का राजधानी पोतन या पोतली था। ये गोदावरी नदी घाटी का क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। सबसे बड़ी बात है, अस्मक जो है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला थी, ये रावलपिंडी और पेशावर के आसपास थे। कम्बोज की राजधानी हाटक या राजपुर था, यह राजौरी और हजारा क्षेत्र यानी कश्मीर और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित था। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये पीडीएफ में व्हाट्सएप चैनल के माध्यम में डाल दूंगा। आप लिंक के माध्यम से जुड़ के ये पीडीएफ आप आसानी से वहाँ से ले सकते हैं। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक रहा। इस समय के हम सामाजिक जीवन को एक बार देखें तो वैदिक काल की तुलना में काफ़ी बदल चुका था। कृषि के विकास, नए शहरों के उदय और जैन व बौद्ध धर्म के प्रभाव से समाज के ढांचे को पूरी तरह से पुनर्गठित कर दिया गया था। देखिए वैदिक काल में हमने देखा कि पूर्व वैदिक काल में क्या थी, कर्म के हिसाब से वर्ण बनता था। उत्तर वैदिक काल आते आते जो वर्ण था, अब उसके वर्ण में वहाँ कर्म के हिसाब से वर्ण नहीं होने लगा। जो वर्ण था उनके बच्चे वही वर्ण कहलाएंगे। तो क्या हुआ, इसमें समाज में जटिलता आई वर्ण व्यवस्था को लेकर के, और इसी जटिलता ने बौद्ध और जैन धर्म को जन्म दिया। ऐसे लोगों ने आके जब समाज में से कुप्रथा को देखा, ऐसे कुव्यवस्था को देखा, तो इन लोगों ने समाज के पुनरुत्थान के लिए किसी ने बौद्ध धर्म की स्थापित कर दी तो किसी ने जैन धर्म स्थापित कर दिया। हर चीज़ को हम लोग जानेंगे, बड़ी विस्तृत तरीके से जानेंगे। तो आइए आगे देखते हैं इस काल के सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषताएं। वर्ण व्यवस्था में कठोरता और जटिलता। उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई वर्ण व्यवस्था, मैंने पहले ही कह दिया है कि पूर्व वैदिक काल में क्या था, वर्ण व्यवस्था जटिल नहीं था, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था तय किया जाता था। किंतु उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जटिल हो गया। इस काल में अगर पूरी तरह जन्म के आधार पर पक्की हो गई
उत्तर वैदिक काल में ही यह पूरी तरह जन्म के आधार पर पक्की हो गई। समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया। यहाँ तक क्या हुआ कि समाज स्पष्ट रूप से उत्तर वैदिक काल में ही 4 वर्णों में विभाजित हो गया कि ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण और वैश्य के वैश्य और शूद्र के शूद्र होंगे। अदरवाइज उससे पहले क्या था कि अगर शूद्र के बच्चे अगर अपनी कर्म से ब्राह्मण है तो ब्राह्मण हो सकते हैं। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय ये समाज के शासक और मार्गदर्शक वर्ग थे। इन्हें कर टैक्स देने से छूट थी और समाज में सर्वोच्च विशेष अधिकार प्राप्त था। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कर नहीं देना पड़ता था। वैसे ये खेती पशुपालन और व्यापार का जिम्मा वैश्यों पर था। राज्य को कर टैक्स चुकाने का मुख्य बोझ इसी वर्ग पर था। राज्य में जो राजा कर लेते थे वो वैश्य से ज़्यादा लेते थे। और शूद्र का क्या था कि इनका काम ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना था। इनकी सामाजिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। अछूत प्रथा की शुरुआत। इस काल की सबसे दुखद विशेषता समाज में अस्पृश्यता यानी अछूत प्रथा की शुरुआत थी। समाज में एक नए वर्ग का उदय हुआ जिन्हें चंडाल या अत्यंत कहा जाता था। महाजनपद काल में ही चंडाल देखा जा रहा है। इन्हें मुख्य बस्तियों और शहरों से बाहर रहना पड़ता था। अंत्योष्टि यानी दाह संस्कार और जल्लाद जैसे कार्यों में इनसे जोड़ा गया था। बौद्ध और जैन धर्म का सामाजिक प्रभाव। चलिए, हमने तो देख लिया कि समाज के 4 वर्ग विभाजित रूप से विभाजित हो गया और चारों वर्ग का समाज में क्या अस्तित्व रहा और किसने क्या देखा और समाज किस तरह से ढहता जा रहा था। उसे संभालने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो उस हद में बौद्ध और जैन धर्म का देखते हैं सामाजिक क्या प्रभाव है। वैदिक धर्म की रूढ़िवादिता और जातिवाद के खिलाफ उभरे बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने समाज को एक नया विकल्प दिया। इन धर्मों ने जन्म के आधार पर श्रेष्ठता को चुनौती दी और कर्म को प्रधान माना। वैश्यों यानी व्यापारियों और शूद्रों ने बौद्ध और जैन धर्म को बड़े पैमाने पर अपनाया क्योंकि यहाँ उन्हें समानता और सम्मान का अधिकार मिला। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। दोस्तों, मैं आपसे एक बार और कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगे कि मुझे और भी विश्लेषण करना चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट में कह दीजिएगा। क्योंकि यहाँ तक जो देख रहे होंगे वो का उन्हें अच्छा लग रहा होगा इसलिए देख रहे हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियो जो बनाऊँगा और भी ज़्यादा विश्लेषणात्मक बनाऊँगा, पक्का। महिलाओं की स्थिति में गिरावट। ऋग्वैदिक काल की तुलना में इस काल में महिलाओं की स्थिति और धार्मिक स्थिति में काफ़ी गिरावट आई। वैदिक काल की तुलना में ऋग्वैदिक काल की तुलना में इस काल में जो महिलाओं की स्थिति में काफ़ी गिरावट आई। क्योंकि पूर्व वैदिक काल में हम देख रहे हैं कि महिलाओं में जैसे कई अल्पा, घोषा और लोपा, मुद्रा, कई ऐसे लोपा सब थी, कई ऐसी महिलाएं थी जिन्हें यज्ञ में होना ही होना होता था। मतलब उन्होंने ऋचाओं की रचना तक करी थी, ऐसी अवस्था थी। किंतु उत्तर वैदिक काल आते आते या महाजनपद काल तक उसकी स्थिति में काफ़ी गिरावट आ गई। उन्हें राजनीतिक संस्थाओं जैसे सभा और समिति में भाग लेने का अधिकार नहीं रहा। बाल विवाह की शुरुआत होने लगी थी और महिलाओं को पुरुष के अधीन माना जाने लगा। बाल विवाह की शुरुआत होने लगी थी जो पूर्व वैदिक काल में बाल विवाह नहीं था। हालांकि एक सकारात्मक बदलाव यह था कि बौद्ध और जैन संघों में महिलाओं को प्रवेश और भिक्षुणी बनने की अनुमति मिली। उससे उन्हें आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो उस समय जो महाजनपद काल में था, जहाँ तक जो वैदिक संप्रदाय के लोग थे उनको उनको महिलाओं को क्या था, या महिलाएं या शूद्रों को जो धार्मिक से आध्यात्मिक स्वतंत्रता नहीं था। किंतु इस जैन धर्म या बौद्ध धर्म में ये स्वतंत्रता थी। श्रेणी व्यवस्था और नए सामाजिक वर्ग। शहरीकरण के कारण समाज में नए व्यवसायों के आधार पर वर्ग बने। व्यापार और शिल्प से जुड़े लोगों ने अपनी श्रेणी बना ली। श्रेणी बने एक गुड। बढ़ई, जुलाहे, कुम्हार, लोहार और जोहरियों के अपने अलग अलग सामाजिक समूह बन गए। व्यापारियों के प्रमुख को श्रेष्ठीन यानी सेठ कहा जाता था, जिनका समाज और राज दरबार में बहुत ऊंचा सम्मान होना भी था। व्यापारियों का प्रमुख यानी व्यापारियों का नेता श्रेष्ठीन कहलाता था। खान पान और मनोरंजन। खान पान लोग मुख्य रूप से गेहूं, चावल, विशेषकर साली नामक उत्तम चावल होता था, जौ, दूध, घी और मांस का सेवन करते थे। बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव के कारण समाज के एक बड़े हिस्से में अहिंसा और शाकाहार का चलन तेजी से बढ़ा। मनोरंजन मनोरंजन के लिए हम देखें तो पासा, जिसे हम चौपर भी कहा जाता है,
पासा खेलना, रथ दौड़, मल्लयुद्ध यानी कुश्ती, नृत्य, संगीत और नाटक इस काल में मनोरंजन के मुख्य साधन थे। मेले और उत्सवों, जिन्हें समाज कहा जाता था, मेले और उत्सवों का आयोजन नियमित रूप से होता था। महाजनपद काल का विकास और विशेषताएं देखते हैं। इस काल में भारत ने राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा। राजनीतिक व्यवस्था में विकास देख लेते हैं। इस काल में दो तरह की शासन प्रणालियां मौजूद थी, राजतंत्र और गणतंत्र। यहाँ राजा, जहाँ राजतंत्र होता था वहाँ का राजा शासक होता था और वह पद वंशानुगत होता था। उदाहरण के लिए मगध, कौशल, वत्स, अवंती, यह राजतंत्र था। गणतंत्र या संघ, यहाँ शासन किसी एक राजा का न होकर कबीले के प्रमुखों की एक परिषद द्वारा चलाया जाता था। उदाहरण के लिए वज्जी और मल्ल। वज्जी वैशाली को दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है। देखिए, कबीले से जन से महाजनपद बना, जनपद से महाजनपद बना, तो वहाँ क्या होता था कि हर कबीला का एक एक शासक मिलकर पूरी जनपद का वो शासन चलाता था, इसीलिए ये गणतंत्र था। और राजतंत्र जैसे मगध, कौशल, वत्सी, अवंती, यहाँ जो था राजतंत्र था, यानी एक राजा का शासन होता था और यहाँ कबीले के मुखिया का शासन था। तो ये महाजनपद में तो एक ही कबीला तो नहीं था, जितने कबीले उतने मुखिया, यानी सारे गुट मिलके क्या होते थे, अपने महाजनपद को चलाते थे। अब आर्थिक और शहरी विकास देख लेते हैं। द्वितीय नगरीकरण, चूंकि हड़प्पा सभ्यता के 1300 साल बाद भारत में फिर से बड़े शहरों का उदय हुआ। पाटलिपुत्र, वैशाली, श्रावस्ती, चंपा, कौशाम्बी और उज्जैन इस काल के प्रमुख महानगर बने। आहत सिक्के, वस्तु विनिमय की जगह अब चांदी और तांबे के आहत सिक्कों का चलन शुरू हुआ, जिससे व्यापार में भारी उछाल आया। सही बात है, इससे पहले जो विनिमय यानी व्यापार का सिस्टम होता था, उसमें एक सामान देना और दूसरे सामान लेना का होता था। अब क्या है कि व्यापार के लिए सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया। आहत सिक्कों का, जो पंचमार्क कॉइन होते हैं, उस सिक्कों का प्रचलन हो गया। तो मतलब व्यापारिक थोड़ा सा आसान हो गया। जहाँ पूरी ट्रक लोड करके दूसरी ट्रक लेने जाता, तो अब ये सिक्कों से जाके एक ट्रक ले सकता। तो सिक्कों का वो मायने समाज में शुरू हो गया। श्रेणी व्यवस्था, व्यापारियों और शिल्पकारों ने अपने अपने संगठन बना लिए, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। व्यापारी और शिल्पकारों ने अपने अपने संगठन बनाए और उसी संगठन को श्रेणी कहा जाता था। धार्मिक क्रांति देखने को मिलता है इस काल में। देखिए, वैदिक धर्म की जटिलताओं और पशु बलि के विरोध में इस काल में 62 नए संप्रदाय का उदय हुआ, जिनमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने पूरे समाज को प्रभावित किया। वैदिक धर्म की जटिलताओं और पशु बलि के विरोध में इस काल में 62 नए संप्रदाय का उदय हुआ। महाजनपद काल तक में 62 नए संप्रदाय आ गए विरोध में। किस विरोध में? वैदिक धर्म के विरोध में। और जिस 62 में से बौद्ध धर्म और जैन धर्म ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा। महाजनपदों का पतन और मगध का उत्कर्ष, जब इतने 62 संप्रदाय मिल जाएंगे एक धर्म को तोड़ने के लिए, तो समाज में बहुत सारी क्या हो गया, उथल पुथल मची जाएगा। तो महाजनपदों का पतन और मगध का उत्कर्ष। महाजनपद काल का अंत किसी बाहरी आक्रमण से नहीं हुआ, बल्कि यह आंतरिक संघर्ष का परिणाम था। जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता बाहरी आक्रमण से नष्ट हुआ, इस तरह से ये नष्ट नहीं हुआ। ये क्या, ये अपने आप में ही इतना विकसित हो गया। हर एक 16 महाजनपद था, सभी अपने आप में विकसित होने लगे और सबको साम्राज्य बढ़ाने की लालसा जग गई। आइए हम शुरू से देखते हैं और लाइन बाय लाइन इसी तरह से विश्लेषण करेंगे। तो महाजनपद काल अंत किसी आक्रमण से नहीं हुआ, बल्कि यह आंतरिक संघर्ष का परिणाम था। 16 महाजनपद आपस में अपनी सीमाओं और वर्चस्व के लिए लगातार लड़ते रहते थे। अब सबको डर होने लगा कि भैया हम कमजोर हो जाएंगे तो दोसर का महाजनपद हमरा से जीत जाए, तो हमरा हरा के वो हमारे महाजनपद पर अधिकार कर लेगा। कई ऐसे महाजनपद थे जहाँ सिर्फ राजा का शासन था। अब तो राजा को और भी ज़्यादा डर होने लगा कि भाई मेरे यहाँ तो सिर्फ मेरा बेटा फिर शासक नहीं बन पाएगा। तो उसने अपनी सीमा बढ़ा ली, अपनी सेना बढ़ा ली। और जहाँ गणतंत्र था तो वहाँ सा तो और अच्छा आदमी था। कई कबीलों के मुखिया मिलकर रहते थे, तो कई बार का पावरफुल आदमी हो गया वो, है कि नहीं, उस महाजनपद से जहाँ सिर्फ एक राजा का होता था। तो साम्राज्यवादी संघर्ष, धीरे धीरे छोटे और कमजोर महाजनपद शक्तिशाली राज्यों में विलीन हो गए। अंत में केवल 4 सबसे शक्तिशाली राज्य बचे, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। मगध की सर्वोच्चता इन चारों के बीच चले लंबे संघर्ष में अंततः मगध ने बाजी मारी। 16 महाजनपद रह, सब आपस में भिड़ल तो 4 बचेला। हऊ 4 जब भिड़ल तो मगध बाजी मार गई।
मगध के शासकों जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद ने अपनी कूटनीति और सैन्य शक्ति के बल पर बाकी सभी महाजनपदों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। संक्षेप में अगर कहा जाए तो महाजनपद काल का समाज एक तरफ जातिगत बंधनों में जकड़ रहा था, तो दूसरी तरफ नए शहरों की चकाचौंध और बौद्ध जैन विचारों की लहर समाज में स्वतंत्रता और समानता की एक नई अलख भी जगा रही थी। सही बात है। सही ये है कि महाजनपद काल में एक तो मारधार पूरा चला, भी अपनी अपने क्षेत्र को विकास को लेकर के। मारधार से क्या हुआ कि लोग अपने शासन क्षेत्र बढ़ाना चाहते थे, और वहीं कुछ धर्मों ने क्या किया, लोगों में एक नया नया स्फूर्ति ला दी। उसे लगा कि हम जातिगत बंधन से ऊपर उठ सकते हैं। तो मगध के सबसे शक्तिशाली बनने उत्कर्ष के कारण, मगध के शक्तिशाली बनने के और उत्कर्ष के कारण जान लेते थोड़ा बहुत, और इसके बाद मगध का स्पेशली मगध पढ़ेंगे। भौगोलिक स्थिति देखिए, मगध की दोनों राजधानियां सुरक्षित थी। राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरी थी, प्रकृति किला, और पाटलिपुत्र गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर थी। जल दुर्ग जिससे दुश्मनों के लिए हमला करना मुश्किल था। एक तो मगध की जो राजधानी थी राजगिरी और पाटलिपुत्र, तो राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरी थी। अब पहाड़ इतना ऊंचा ऊंचा होता है कि कहाँ छिपा रहेगा मगध के सिपाही, तो साइड वाले को पता नहीं चलेगा। साइड वाला जहाँ से आएगा चलो देखते में घरका के मार देगा सबको। और रही नदी की बात, नदी में कितना देर डुबकी लगा के कोई आएगा, एक ना एक बार तो उगना ही पड़ेगा, दिख जाएगा तो टूट जाएगा। तो वही बात, तो क्या है कि जल से भी इस पे अटैक नहीं हो सकता था, और पहाड़ों से घिरा रहने के बाद इसकी राजधानी, दोनों राजधानी से अब लोहे की खदानें, मगध के पास आधुनिक छोटा नागपुर क्षेत्र में लोहे के विशाल भंडार थे, जिससे वे उच्च गुणवत्ता के हथियार और औजार बना सके। भाई इसके सामने ना मगध के लिए प्रकृति भी मगध का साथ दे रही थी कि भाई तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाथियों की उपलब्धता, मगध की सेना में पहली बार दलदली और जंगली क्षेत्रों में लड़ने के लिए युद्धक हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि मतलब युद्ध में हाथियों का शुरुआत जो किया था वो मगध के महाजनपद के शासकों ने किया। और हम ये यहीं ख़त्म होता है, और अगला हमने आपसे कहा भी था कि मगध साम्राज्य तो स्पेशल चैप्टर बनाएंगे, और वो हम बहुत जल्द यानी कल ही लाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये महाजनपद काल बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। और अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं ना और भी आसान और सरल शब्दों में आपको समझा पाऊँ, बता पाऊँ अच्छा से। और कुछ ऐसे मैं सोचता हूँ कि बताते बताते ही याद हो जाए, मैं वो ट्रिक अपनाना चाहता हूँ, तो वही मैं कर भी रहा हूँ। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, और व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा पीडीएफ लेने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर कल।